कल हमने मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत फिजिकल क्वांटिटी देखी थी। मतलब हमने भौतिक राशियाँ देखी थी जो दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ और सदिश राशियों को पढ़ा था और फिर उसके बाद डेल के बारे में बात की थी, जो कि एक स्थिति सदिश होता है, स्थिति के साथ परिवर्तन दर्शाता है। ये एक वेक्टर ऑपरेटर होता है। फिर हमारे पास दो प्रकार के क्षेत्र थे, अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र। तो इनमें हम इसको ऑपरेट करते हैं तो क्या क्या आते हैं। अगर हम इसको किसी अदिश क्षेत्र के साथ ऑपरेट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो वेक्टर राशि होती है और उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। और अगर हम उसी सदिश का मतलब डेल ऑपरेटर का किसी सदिश क्षेत्र के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डाइवर्जेंस मिलता है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कर्ल मिलता है। जो कि डाइवर्जेंस होता है वो स्केलर राशि होती है, कर्ल होता है जो वेक्टर राशि होती है हमारी। फिर हमने ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन देखा था, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड वेक्टर ए का देखा था, और भौतिक महत्व देखा था दोनों का। फिर आते हैं हम कर्ल पर। कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, वेक्टर क्षेत्र के किसी बिंदु पर वेक्टर का कर्ल उस बिंदु पर खींचे गए सूक्ष्म क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश उस वेक्टर के प्रति एकांक क्षेत्रफल के रेखीय समाकलन के अधिकतम मान के बराबर होता है। ये बड़ी सी डेफिनेशन हो गई इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। इसको एक और प्रकार से बोल सकते हैं कि जो हमारा कर्ल होता है उसको हम रोटेशन या सर्कुलेशन बोल सकते हैं। मतलब जो घूर्णन होता है वो कहलाता है हमारा कर्ल किसी भी सदिश क्षेत्र में। फिर इसका भौतिक महत्व देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ल ऑफ वेक्टर ए इक्वल लिमिट डेल ए टेंड्स टू 0। रेखीय समाकलन किसका होगा यहाँ पर, ए डॉट डी एल का होगा। डी एल क्यों होगा, क्योंकि हम इसका रेखीय समाकलन करेंगे। और फिर अपॉन डेल ए एन कैप। फिर भौतिक महत्व देखेंगे तो कर्ल का महत्वपूर्ण उपयोग हाइड्रोडायनामिक्स तथा विद्युत चुंबकत्व में होता है। किसी तरल के लिए सदिश का कर्ल उसके घूर्णन की नाप को दर्शाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके घूर्णन की नाप को दर्शाता है कर्ल किसी भी सदिश क्षेत्र में। इसका मान भंवरों के पास अधिक होता है। ये कैसे बता, जहाँ भंवर होते हैं ना वहाँ पर घूर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर इसका मान सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये घूर्णन की नाप को दर्शाता है। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का कर्ल। अगर हम किसी भी चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का कर्ल होगा वो उस बिंदु के पास एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान, मतलब कि कहाँ सबसे ज़्यादा उसका मान है, तो अर्थात धारा घनत्व को दर्शाता है। ये हो गया इसका एक भौतिक महत्व। और फिर कुछ पॉइंट हैं, जैसे यदि सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर कर्ल का मान शून्य नहीं है, कर्ल मतलब क्या होता है, घूर्णन या रोटेशन कुछ भी, तो अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस स्थान पर जो उपस्थित क्षेत्र है उसमें कुछ ना कुछ घूर्णन अवश्य होगा। अगर घूर्णन है तो कर्ल है, और अगर कर्ल का मान 0 है मतलब कि घूर्णन नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे कि यदि किसी स्थान में तरल प्रवाह के वेग वेक्टर v के कर्ल का मान कुछ है, मतलब 0 नहीं है, कुछ ना कुछ मान है, तो यह मान उस स्थान में तरल का घूर्णन प्रदर्शित करता है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, कैसी भी उसकी गति हो, तो उसका घूर्णन बताएगा अगर कुछ ना कुछ मान है उसका। तो यदि कर्ल ऑफ वेक्टर ए का मान सभी जगह शून्य होता है तो इसका तात्पर्य है कि वेक्टर ए किसी क्षेत्र का ग्रेडियंट होगा। अगर कर्ल 0 है, किसी भी सदिश क्षेत्र का कर्ल 0 है, तो इसका मतलब है कि वो किसी क्षेत्र का ग्रेडियंट होगा। तब ऐसे वेक्टर को आघूर्णी वेक्टर बोलते हैं या फिर लैमेलार वेक्टर बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और संरक्षित क्षेत्र के लिए कर्ल का मान 0 होता है। ये हो जाता है एक पॉइंट। और फिर देख लेते हैं गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। जो हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या कहती है, किसी आयतन v के लिए, पहले ये मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। किसी आयतन v के लिए दिए गए सदिश क्षेत्र वेक्टर ए के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन, किसी आयतन v के लिए दिए गए सदिश क्षेत्र वेक्टर ए के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस आयतन को घेरने वाले बंद पृष्ठ S पर लिए गए वेक्टर ए के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। यह है समझ में। फिर इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये कैसे आएगा। बंद पृष्ठ पहले हम एक पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ये एक हमारा बंद पृष्ठ है, ठीक है। तो उसके लिए बंद पृष्ठ के लिए दिए गए सदिश क्षेत्र वेक्टर ए का पृष्ठीय समाकलन, अगर हम किसी भी क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन निकालते हैं तो सीधा ए डॉट डी एस लिखते हैं। ये हो जाएगा इसका पृष्ठीय समाकलन। अब हम अगर इसको दो भागों में डिवाइड कर दें अलग अलग, जिसमें कुछ जो कॉमन पृष्ठ हमारा जो होगा कॉमन सरफेस वो ये है,
और फिर एक को मान लेंगे V1, एक का आयतन V1 है, इसका V2, इसका S1 S2 ऐसा करके। तो अब ये अगर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो ये भी बट जाएगा हमारा जो पृष्ठीय समाकलन है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, इन दोनों के योग के बराबर। S1 S2 आना था तो अलग अलग करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन S1 A डॉट डी S1 प्लस डबल इंटीग्रेशन S2 A डॉट डी S2। इसी प्रकार अभी हमने दो बार डिवाइड किया है उसको, मतलब दो भागों में बटा है। फिर यदि हम दिए गए आयतन को कई भागों में विभाजित कर दें तो क्षेत्रफल भी विभाजित होगा। जैसे V है, V को V1 V2 V3 डैश डैश करके n भागों में कर दिया Vn तक। फिर S को S1 S2 S3 डैश डैश करके Sn भागों में विभाजित कर दिया। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा फाई होगा उसकी वैल्यू A डॉट डी एस, ये कितनी, अभी दो बार में किया था इसलिए दो का योग लिख रहे थे हम, अब n टाइम्स कर दिया तो n बार योग हो जाएगा। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको समीशन करके लिख सकते हैं। ये जो i की वैल्यू है 1 से लेकर n तक है, ये 1 2 3 4 n तक है, तो i इक्वल 1 to n हो जाएगा। समीशन i इक्वल टू 1 to n डबल इंटीग्रल s, यहाँ पर हम कॉमन i लिख सकते हैं क्योंकि i की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती जाएगी। डबल इंटीग्रेशन ऐसा ही A डॉट डी एस आई लिख सकते हैं, यहाँ पर भी I की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करके चेंज होती जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, अभी हमने इसको n भागों में डिवाइड किया था, अब हम इसमें कर देंगे Vi का गुणा और Vi का भाग। यहाँ हमने भाग किया है, यहाँ हमने गुणा कर दिया और कुछ भी नहीं किया। फिर अगर हम दिए गए पृष्ठ को अनंत भागों में विभाजित कर दें, अभी हमने n बार किया था उसको विभाजित, अब हमने इसको n से लेकर इन्फिनिटी तक कर दिया, तो हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं कुछ कुछ चेंज हो जाएंगी। जैसे Vi हो जाएगा dV में, और समीशन i इक्वल 1 to n, ये किस में, ट्रिपल इंटीग्रेशन V में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिमिट n टेंस टू 0, क्योंकि हम इसको इन्फिनिटी भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ ए, क्योंकि हमने डाइवर्जेंस ऑफ ए की परिभाषा में ही देखा था किसी एकांक आयतन से जो डाइवर्ज होने वाला है तो वो क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए, मतलब उस क्षेत्र का जो भी डाइवर्ज होने वाली संख्या है वो कहलाएगी हमारी डाइवर्जेंस ऑफ ए। डाइवर्जेंस मतलब कि अपसरण, मतलब उस क्षेत्र से कितनी रेखाएं जो हैं वो अपसरित हो रही हैं या फिर डाइवर्ज हो रही हैं उस एकांक आयतन से, वो कहलाएगा हमारा डाइवर्जेंस। तो इसकी वैल्यू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए हो जाएगी। फिर समीकरण 1 से ये हमने लिया था, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी इसकी वैल्यू, और फिर इस पूरे की वैल्यू हमारी आ गई थी डाइवर्जेंस ऑफ ए, और वी आई किस में चेंज हो गया था, डीवी में, तो यही हमारी गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय है। ये हो जाती है हमारी प्रूफ। और फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम। हाँ, इसके आगे हम पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम, और इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा।